द बास्टर्ड्स ऑफ बॉलीवुड है। तो आज हम इसी वेब सीरीज को एक्सप्लेन करने वाले हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो वेब सीरीज की शुरुआत होती है एक फिल्म की शूटिंग से, जहां उस फिल्म के क्लाइमेक्स सीन को शूट किया जा रहा था। ये एक स्टंट का सीन है जिसमें हीरो के बॉडी डबल को एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग तक कूदना था। जैसे ही बॉडी डबल उस बिल्डिंग पर कूदने की कोशिश करता है कि वो धड़ाम से नीचे गिर जाता है और उसकी हालत कुछ इस तरह हो चुकी थी कि अब वो अगले 6 महीने तक कहीं भी काम नहीं कर सकता। और ये देखकर तो सारे डायरेक्टर जो है वो हैरान रह चुके थे, क्योंकि ये क्लाइमेक्स का सीन था। वैसे ही उनकी शूटिंग जो है वो लेट हो चुकी है। उन्हें आज के आज ये सीन कंप्लीट करना था कि तभी यहाँ पर एंट्री होती है फ्रेडी की। फ्रेडी दरअसल में इस फिल्म का प्रोड्यूसर है। फ्रेडी ने लोगों को 10 दिन का टाइम दिया था, लेकिन 10 दिन कंप्लीट हो चुके हैं और अभी तक फिल्म नहीं बन पाई थी, इसलिए फ्रेडी यहाँ पर आया था। डायरेक्टर यहाँ पर फ्रेडी से 1 दिन और मांगता है। फ्रेडी उसे 1 दिन और दे देता है और कहता है कि उसकी फिल्म जो है वो 15 जुलाई तक ही रिलीज होनी चाहिए, ये स्टंट वाला सीन फिल्म में हो या फिर ना हो। लेकिन डायरेक्टर बताता है कि ये सीन जो है वो उनके लिए बहुत जरूरी है। कि तभी यहाँ पर एंट्री होती है फिल्म के हीरो आसमान की। आसमान कहता है कि इस स्टंट को वो खुद ही करेगा। वैसे बहुत ही खतरनाक स्टंट था, जिसके लिए आसमान की मैनेजर सान्या जो है वो मना कर रही थी कि ये सारे स्टंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखे थे। इसके बावजूद यहाँ पर हमारा हीरो आसमान जो है वो स्टंट को करता है और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, जिसके बाद फिल्म जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है और फिर इसे थिएटर में 15 जुलाई को ही रिलीज कर दिया जाता है। जब इसे थिएटर में रिलीज किया गया तो सारी पब्लिक जो है वो खुश हो चुकी थी, क्योंकि उन्हें ये फिल्म बहुत पसंद आई थी। और जब पब्लिक को मालूम चला कि आसमान भी इसी थिएटर में बैठा हुआ है तो सभी लोग उसके ऊपर टूट पड़ते हैं। आसमान जैसे तैसे उनसे छिपता है और बाहर आता है। बाहर उसका दोस्त परवेज मिलता है। परवेज भी दरअसल में उसी के साथ था और पब्लिक को तो परवेज ने ही बताया था कि आसमान यहीं पर बैठा हुआ है। बाहर आते ही उनकी मुलाकात होती है गफूर भाई के लोगों से। गफूर के बारे में आपको बता दूं, गफूर जो है वो बहुत ही बड़ा गैंगस्टर है। अब आगे हम देखते हैं एक शादी वाले फंक्शन को, जहां पर कुछ सिंगर जो है वो उस शादी में परफॉर्मेंस दे रहे थे और यहीं पर हम देखते हैं अवतार नाम के आदमी को, जो कि बैकग्राउंड सिंगर तो है लेकिन वो यहाँ पर एक कमाल की सिंगिंग करता है, जो देखकर मेन सिंगर जो है वो अवतार से कहता है कि जितना पैसा दिया है ना उतना ही काम करो। तब अवतार भी उससे कह देता है कि तुझे इतने सारे पैसे मिले हैं तो थोड़ा तो काम कर। ये सुनकर उसे बुरा लग जाता है और वो सिंगर जो है वो अवतार को इस फंक्शन से बाहर निकाल देता है। जिसके बाद हम देखते हैं आसमान की पूरी फैमिली को। आसमान जब अपने घर पहुंचा तो वो अपने पिताजी को बताता है कि उसकी फिल्म जो है वो लोगों को बहुत पसंद आ रही है। यहाँ तक कि उसकी माँ को भी बहुत खुशी हुई थी। और यहाँ हमें ये भी मालूम चलता है कि आसमान की माँ 10 साल पहले बैकग्राउंड डांसर के रूप में बॉलीवुड में ही काम किया करती थी। और तो और अवतार जो है वो आसमान के अंकल हैं और वो भी 10-20 साल पहले एक बैकग्राउंड सिंगर थे और आज भी उन्हें बैकग्राउंड सिंगर के अलावा कोई भी काम नहीं मिलता, जो देखकर उन्हें बुरा लगता है। जिसके बाद आसमान और परवेज जो है वो अपनी फिल्म रिवॉल्वर का रिव्यू देखने लगते हैं, जिसमें संजीव शर्मा जो कि एक क्रिटिक्स है, उसका जब वो रिव्यू देखते हैं तो उन्हें ऐसा लगा कि शायद संजीव शर्मा उनकी फिल्म की तारीफ करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। संजीव शर्मा ने इस फिल्म को रोस्ट कर दिया था और तो और आसमान की एक्टिंग को उसने बहुत ही बुरा बताया था। ये देखकर आसमान को बहुत बुरा लगा था, लेकिन परवेज उसे बताता है कि फिल्म तो सुपरहिट हो चुकी है और कल फिल्म की सक्सेस पार्टी भी है, तो आखिरकार तुझे इन सब चीजों का बुरा नहीं लगना चाहिए। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है फिल्म की सक्सेस पार्टी की तरफ, जहां सबसे पहले एंट्री होती है सोडा वाला प्रोडक्शन के मालिक फ्रेडी की, जिन्होंने ही रिवॉल्वर को भी प्रोड्यूस किया है। थोड़ी देर के बाद ही यहाँ पर आसमान की पूरी फैमिली भी पहुँच जाती है और अब आगे जाकर हम देखते हैं बहुत सारे सेलिब्रिटीज को, जिनमें करण जौहर थे और उनके बाद ही यहाँ पर रणवीर सिंह भी आया था, जिसके पैर में बहुत ही खतरनाक चोट लगी हुई थी। ये देखकर करण बहुत हैरान था, क्योंकि अगले महीने से ही उसकी फिल्म जो है वो रणवीर के साथ स्टार्ट होने वाली थी। लेकिन रणवीर बताता है कि अगले महीने तो क्या 6 महीने तक उसका पैर जो है वो ठीक नहीं होने वाला। ये सुनकर करण जौहर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और अब इसी सक्सेस पार्टी में बहुत सारे सेलिब्रिटीज जो है वो आ जाते हैं। आखिर में एंट्री होती है जरज सक्सेना की। जब वो यहाँ पर आया
तो सभी लोग चुप हो जाते हैं। उन्हें समझ में ही नहीं आया कि आखिरकार ये बंदा कौन है, लेकिन सभी लोगों को ऐसा तो लग रहा था कि कहीं ना कहीं इस बंदे को जरूर देखा है। जिसके बाद सिक्योरिटी वाले जरस सक्सेना को बाहर फेंक देते हैं और फिर आखिर में यहाँ आसमान की मुलाकात होती है सोडा वाला प्रोडक्शन के मालिक फ्रेडी से। फ्रेडी यहाँ पर आसमान से कहते हैं कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, ये फिल्म सुपरहिट हो चुकी है। इसलिए यहाँ पर फ्रेडी जो है वो आसमान को बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार अजय तलवार से मिलवाना चाहते थे। जब अजय तलवार आसमान के सामने आए तो आसमान जो है वो बहुत ही हैरान था कि आखिरकार अजय तलवार जैसे सुपरस्टार आज उनसे मिल रहा है। अजय तलवार और फ्रेडी जो है वो 6 साल पहले साथ में काम कर चुके हैं। दरअसल में उन दोनों ने मिलकर एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम है सैलाब। वो फिल्म जो है वो बहुत ही सुपरहिट थी, इसलिए फ्रेडी चाहता है कि अजय तलवार जो है वो सैलाब 2 को साइन कर ले। लेकिन अभी फिलहाल तो अजय तलवार का ऐसा कोई भी मन नहीं है। अब पार्टी में जब रणवीर सिंह मौजूद था कि तभी उसके पास एसएस राजामौली का कॉल आता है। राजामौली जो है वो रणवीर सिंह को अपनी फिल्म में साइन करना चाहते हैं, जिसके लिए रणवीर सिंह तो तुरंत मान जाता है। लेकिन राजामौली ने कुछ बातें सुनी है कि रणवीर जो है वो करण जौहर के साथ कोई फिल्म करने वाला है और तो और उसका पैर भी टूटा हुआ है। लेकिन यहाँ पर रणवीर सिंह जो है वो साफ मना कर देता है और कह देता है कि ये सब बस एक र्यूमर्स है। और तभी हम यहीं पर देख पाते हैं परवेज को, जो कि रणवीर सिंह को देखकर वीडियो बनाने लगता है। जब रणवीर सिंह उनसे बात कर रहा था तो परवेज ने सारी चीजें रिकॉर्ड कर ली थी। अब पार्टी में ही सान्या जो है वो अवतार को एडम नाम के डीजे से मिलाती है, लेकिन अवतार यहाँ एडम से बहुत बुरा भला बोलता है और कहता है कि तुम ना बहुत ही खराब बजा रहे हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं आसमान के पिताजी को, जिनके हाथों से गलती से अजय तलवार की शर्ट पर ड्रिंक गिर जाती है, जिस वजह से अजय तलवार उनके ऊपर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होता। और तो और उन्हें ये बात भी मालूम चल चुकी थी कि ये दरअसल में आसमान के पेरेंट्स हैं। और यहाँ परवेज ने जो वीडियो रिकॉर्ड की थी रणवीर सिंह चाहता है कि वो डिलीट कर दे, लेकिन परवेज तो नहीं मान रहा था। और तो और उसने अपना मोबाइल फोन जो है वो पैंट के अंदर डाल लिया था, जिसके बाद रणवीर सिंह उसे थोड़ी रिश्वत देता है। वो उसे एक असली वॉच गिफ्ट करता है, लेकिन यहाँ परवेज उससे कहता है कि हम आपके बहुत बड़े फैन हैं, मुझे इस तरह की रिश्वत नहीं चाहिए, बस आप एक बार मुझसे प्यार से ही बोल देते, वो वैसे ही डिलीट कर देता। लेकिन फिर भी रणवीर सिंह उसे वो वॉच गिफ्ट करता है। अब पार्टी में फ्रेडी जो है वो आसमान से मिला। फ्रेडी यहाँ पर आसमान को एक ऑफर देता है, मेरे पास 3 फिल्में हैं और उन 3 फिल्मों के लिए मैं तुम्हें लीड एक्टर के तौर पर साइन करना चाहता हूँ। ये सुनकर तो आसमान बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और तो और फ्रेडी जो है वो उसे तुरंत कॉन्ट्रैक्ट पेपर भी दे देता है। ये देखकर आसमान और सान्या हैरान थे। सान्या उससे कहती है कि इतनी जल्दबाजी में ऐसा डिसीजन लेना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर उसकी पहली फिल्म फ्लॉप हो जाती है तो तुम्हें क्या लगता है कि अगली 2 फिल्म वो तुम्हें देगा? और अगर देता भी है तो उनकी टाइमलाइन क्या होगी तुम्हें क्या पता, क्योंकि तुमने तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं पढ़ा है। लेकिन यहाँ पर आसमान कहता है कि वो हीरो है, वो सिर्फ स्क्रिप्ट पढ़ता है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं। और अब क्योंकि सान्या जो है वो आसमान की मैनेजर है, इसलिए सान्या ने तो साफ इनकार कर दिया था कि फिलहाल तो वो इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन ना करे। और तभी सान्या के पास एक कॉल आ जाता है और वो बात करने के लिए बाहर चली जाती है। लेकिन तभी यहाँ पर सोडा वाला प्रोडक्शन के मालिक फ्रेडी जो है वो आसमान से कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम्हें अगर साइन नहीं करना है तो मत करो। लेकिन यहाँ आसमान जो है वो उन कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देता है। आसमान यहाँ फ्रेडी से आरामजादे 5 मूवी के बारे में पूछता है कि आखिरकार उसकी लीडिंग कास्ट जो है वो तैयार हुई है कि नहीं। फ्रेडी भी यहाँ पर बता देता है कि उस फिल्म की सारी कास्ट जो है वो तैयार है। यहाँ पर वास्तव नाम का आदमी आता है और यही बंदा जो है वो आरामजादे 5 का लीड एक्टर है। और वास्तव यहाँ पर आसमान को बताता है कि कल वो संजीव शर्मा के शो राउंड टेबल पर जा रहा है, जहाँ पर सारे न्यूकमर को उसने बुलाया है। लेकिन संजीव शर्मा ने आसमान को नहीं बुलाया था। आखिरकार प्रॉब्लम क्या है ये तो नहीं पता। अब पार्टी में ही सान्या की मुलाकात होती है करण जौहर से। सान्या को मालूम चलता है कि करण जौहर के पास एक फिल्म है, जिस फिल्म को पहले रणवीर सिंह करने वाला था और अब करण जौहर एक हीरो की तलाश में है। सान्या यहाँ पर एक नाम रिकमेंड करती है जिसका नाम आसमान था। लेकिन यहाँ पर करण जौहर को ऐसा लगता है कि आसमान जो है वो अभी अभी आया है और उसकी फिल्म जो है वो बिग बजट होने वाली है। सान्या करण जौहर को भरोसा दिलाती है कि आसमान सबसे अलग है। वो उनसे ये भी कहती है कि फिल्म का एक्टर भले ही कोई भी हो सकता है, लेकिन फिल्म के हीरो तो आप ही होते हैं। अब पार्टी में ही आसमान की नजर पड़ती है संजीव शर्मा की तरफ, जो कि सक्सेस पार्टी में आया हुआ था। आसमान उसके पास जाता है
और कहता है कि फिल्म तो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, तो आखिरकार फिल्म की सक्सेस पार्टी में आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। लेकिन संजीव शर्मा ने भी उसे ठीक जवाब तो नहीं दिया था, जो देखकर आसमान को गुस्सा आ जाता है। वो बोतल तोड़कर जब उसके सर पर मारने ही वाला था कि तभी वो रुक जाता है और बताता है कि ये बस एक मजाक था। और अब वो उससे कहता है कि वो कल राउंड टेबल पर आ रहा है। ये सारी चीजें करण जौहर भी देख रहा था। उसे समझ आ गया था कि इस बंदे में बात तो है, लेकिन फिलहाल वो आसमान को फिल्म नहीं देने वाले। जिसके बाद हम देखते हैं वास्तव को, जो कि नशा करके और नशीले पदार्थ लेकर जब वो बाहर लौटा तो बाहर कुछ नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के लोग जो है वो उसे अरेस्ट कर लेते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि सोडा वाला प्रोडक्शन ऑफिस में यहाँ पर फ्रेडी से मिलने के लिए चिंतामणि नाम का एक आदमी आता है। मालूम चलता है कि चिंतामणि जो है वो एक इन्वेस्टर है और वो सोडा वाला कंपनी की फिल्मों में पैसा इन्वेस्ट करता है और हाल ही की फिल्म रिवॉल्वर में भी उसके ही पैसे लगे हुए थे। अब चिंतामणि यहाँ फ्रेडी को बताता है कि कल रात क्या हुआ तुम्हें मालूम नहीं है। हरामजादा 5 जो बनने वाली थी उसका लीड एक्टर वास्तव को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और हरामजादे 5 में भी चिंतामणि के ही पैसे लगे हुए थे। मालूम चलता है कि फ्रेडी ने चिंतामणि से 300 करोड़ लिए थे, जिनमें से 50 करोड़ से तो उसने रिवॉल्वर फिल्म बना दी है और अब उसके पास 250 करोड़ बचे हैं। तो यहाँ फ्रेडी जो है वो चिंतामणि से कहता है कि मेरे पास एक बहुत ही अच्छा ऑफर है, हरामजादे 5 को भूल जाओ, मेरे पास सैलाब 2 पर काम करने का मौका है। वो अजय तलवार के साथ 150 करोड़ की फिल्म बनाएगा। ये सुनकर चिंतामणि खुश हो जाता है, क्योंकि अगर फिल्म में अजय तलवार होगा तो फिल्म का ब्लॉकबस्टर होना तो एकदम तय है। अब अगली सुबह आसमान जो है वो परवेज और सान्या के साथ मिलकर राउंड टेबल शो में जाने लगता है। जब वो अपने घर से बाहर निकला तो उसने देखा कि परवेज की जो कार है वो एकदम न्यू हो चुकी है। ये देखकर परवेज से पूछता है कि आखिरकार ये सब कुछ कैसे हुआ। तो परवेज बताता है कि कल रात उसे रणवीर सिंह ने एक वॉच गिफ्ट की थी जो कि एकदम असली थी। उसने उसे बेचकर इस कार को नया कर लिया है। और तो और परवेज जो है वो इमरान हाशमी का बहुत बड़ा फैन है। वो कहता है कि सारा बॉलीवुड एक तरफ और इमरान हाशमी एक तरफ। और अब वो राउंड टेबल के शो में पहुंचे तो वहाँ आसमान की नजर पड़ती है करिश्मा की तरफ। करिश्मा दरअसल में अजय तलवार की बेटी है, जिसे सभी लोग नेपो किड मानते हैं। हाल फिलहाल में तो उसने कोई भी फिल्म नहीं की है, लेकिन जल्द ही उसकी एक फिल्म आने वाली है। तो अब संजीव शर्मा का राउंड टेबल शो स्टार्ट होता है, जहाँ पर सारे न्यू कमर आए हुए थे। सभी को यहाँ पर कुछ दिलचस्प बातें करनी थी और जैसे ही करिश्मा ने बोलना स्टार्ट किया कि तभी हम देखते हैं कि अजय तलवार भी यहाँ पर आ जाता है, क्योंकि वो अपनी बेटी को देखना चाहता था कि वो लोगों के साथ पेश कैसे आती है। वो यहाँ पर सारी रिकॉर्डिंग्स को देखने लगता है और तभी हम देखते हैं करिश्मा जो है वो हार्ड वर्किंग की बात कर रही थी कि हार्ड वर्क करके वो यहाँ तक पहुँच पाई है। ये सुनकर आसमान हंसने लगता है और कहता है कि तुम अपने पापा की वजह से यहाँ पर पहुँच पाई हो। अगर तुम 2 महीने भी काम नहीं करती हो ना, तब भी तुम तो मर्सिडीज से घूमोगी, लेकिन अगर 2 महीने मैं काम ना करूँ तो मेरा परिवार सड़क पर आ जाएगा, मुझे घर वापस जाना पड़ेगा। तो आसमान जो है वो यहाँ पर बहुत सारी पंच लाइन मार देता है। उसे ये नहीं मालूम था कि अजय तलवार यहीं पर बैठा हुआ है। वो सारी चीजें देख रहा था, यहाँ तक कि अपनी बेटे की बेइज्जती होता हुआ भी। तो आसमान ने जो राउंड टेबल में किया, जिसके बाद वो और भी ज्यादा फेमस होने लगा था, इसलिए वो एक बार में पार्टी करने के लिए आए थे कि तभी सान्या के पास करण जौहर का कॉल आता है। दरअसल में करण जौहर ने राउंड टेबल का वो शो देख लिया था, जिनमें उसे आसमान बहुत ज्यादा पसंद आया था और अब इसलिए वो उसे अपनी फिल्म में साइन कर लेते हैं। सभी लोग बहुत खुश थे कि तभी यहाँ पर सान्या को एक न्यूज मालूम चलती है। उसे पता चलता है कि दरअसल में आसमान ने फ्रेडी की भी 3 फिल्मों को साइन कर लिया है, जबकि सान्या ने उससे ये करने को मना किया था। सान्या बताती है कि अब बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अगर फ्रेडी नहीं माना तो करण जौहर के हाथ से ये फिल्म तो जाएगी और तो और वो तुझे अटका कर रख देगा। तो वो लोग फ्रेडी से इन 3 फिल्मों के बारे में डिस्कशन करना चाहते हैं, इसलिए फ्रेडी उन्हें अगले दिन अपने ऑफिस बुलाता है। जब वो अगले दिन ऑफिस पहुंचे तो उन्हें बहुत डर लग रहा था, क्योंकि उन्हें जल्दबाजी में ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। तभी उनकी नजर पड़ती है जरद सक्सेना पर, जो कि फ्रेडी से मिलने के लिए आया था। यहाँ पर हमें जरद सक्सेना की कुछ बातें मालूम चलती है कि 15 साल पहले वो फ्रेडी की फिल्म को कर रहा था, लेकिन चोरी छुपे उसने एक और फिल्म साइन कर ली थी। तो फ्रेडी ने उसे उस फिल्म से तो निकलवाया जिस फिल्म को वो कर रहा था, और 15 सालों से जरद सक्सेना अब बीच में ही अटका हुआ है।
उसने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि जब तक वो मेरी फिल्म नहीं करता है तब तक वो कोई और फिल्म नहीं करेगा। ये सुनकर आसमान पूरी तरह से डर जाता है कि कहीं हमारा हाल भी जरस सक्सेना जैसा ना हो जाए। जिसके बाद वो लोग फ्रेडी से बात करने के लिए पहुंचते हैं। वो उन्हें सारी बातें समझाते हैं कि हाल ही में वो करण जौहर के साथ काम करना चाहते हैं। फ्रेडी उनकी बात समझता है और कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर करण जौहर के साथ तुम काम करते हो तो वो फिल्म सुपरहिट होगी और उसके बाद तुम मेरी फिल्म में काम करोगे तो फिर तुम्हारी फेस वैल्यू और भी ज्यादा बन जाएगी और फिर हमारी फिल्म भी सुपरहिट हो जाएगी। फ्रेडी उनकी बात बहुत ही आसानी से मान गया था। ये बात कहीं ना कहीं सान्या और आसमान को हजम नहीं हो रही थी। अब जब वो घर पहुंचे तो हमने देखा कि अवतार जो है वो अपनी भाभी से बात कर रहा था। मालूम चलता है कि आसमान के पिताजी का लीवर जो है वो फेल हो चुका है, उन्हें बहुत सारे पैसों की जरूरत है और उन्होंने ये भी कहा है कि वो आसमान को इन सब के बारे में ना बताए। अवतार भी कह देता है कि वो वादा करता है वो आसमान को कुछ भी नहीं बताएगा, लेकिन शाम को एक पैक पीते ही वो आसमान को सब कुछ बता देता है। पर अवतार आसमान से ये भी कहता है कि वो घर इसके बारे में कुछ भी ना बताए वरना वो मेरी जान ले लेगी। ये सुनकर आसमान को बहुत बुरा लगा था। उसके पास कुछ पैसे भी नहीं थे, इसलिए यहाँ सान्या उससे कहती है कि एक ऐड है जिसका नाम मैन स्मूथ है, अगर तुम उसे करते हो तो तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे। अब अगले दिन आसमान और सान्या जो है वो करण जौहर के ऑफिस जाते हैं, लेकिन बीच रास्ते में ही उनकी मुलाकात होती है करिश्मा से। वो भी उन्हीं के ऑफिस जा रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार करिश्मा वहाँ क्यों जा रही है। तब मालूम चला कि करण जौहर जो फिल्म बनाने वाला है उस फिल्म का हीरो आसमान है और हीरोइन जो है वो दरअसल में करिश्मा ही है। ये चीज तो दोनों के लिए ही सरप्राइजिंग थी, क्योंकि हाल ही में वो एक शो में मिले थे जहां उनकी मुलाकात तो है वो ठीक ढंग से नहीं हुई थी। तो जब वो लोग यहाँ से जा रहे थे कि तभी एक कैमरामैन जो है वो करिश्मा के ऊपर एक गंदा कमेंट कर देता है और उससे कहता है कि उसने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। ये सुनकर करिश्मा को बहुत बुरा लगा था और यहीं पर हमारा हीरो आसमान भी खड़ा हुआ था। वो तुरंत ही उस कैमरामैन के पास जाता है और कहता है कि अगली बार कुछ भी कहा ना तो खुद के कैमरे में खुद ही कैप्चर नहीं हो पाएगा। जिसके बाद करिश्मा अपने बॉयफ्रेंड समीर के साथ यहाँ से चली जाती है, लेकिन करिश्मा को बुरा लगा कि आखिरकार समीर ने वहाँ कुछ क्यों नहीं बोला। समीर कहता है कि मुझे तुम्हारी फिक्र थी इसलिए उसने कुछ नहीं बोला। तो फाइनली आसमान जो है वो उस मैन स्मूथ के ऐड के लिए पूरी तरह से रेडी था। मैन स्मूथ का वो ऐड करता है, बदले में उसे बहुत सारा पैसा मिल जाता है और तभी आसमान और सान्या की नजर पड़ती है राजा मौली और आमिर खान की तरफ, जो कि एक सीरियस टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे थे। ऐसा सान्या और आसमान को लग रहा था, जबकि दरअसल में आमिर खान तो राजा मौली से कह रहे थे कि इडली और बड़ा पाव में इडली बेस्ट है, लेकिन राजा मौली सर कह रहे थे कि इडली नहीं बड़ा पाव बेस्ट है। जिसके बाद राजा मौली सर जाने लगते हैं। वो आमिर खान से कहते हैं कि बात खत्म नहीं हुई है, यहीं से स्टार्ट होगी। जिसके बाद आमिर खान जो है वो आसमान को अपने पास बुलाते हैं और पूछते हैं इडली और बड़ा पाव में क्या बेस्ट है। यहाँ पर आसमान बड़ा पाव बोलता है। ये सुनकर आमिर खान को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और वो उससे हट करके यहाँ से चले जाते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि जब आसमान, अवतार और परवेज जब सभी लोग एक ही जगह पर थे तो अवतार जो है वो आसमान को अपना बनाया हुआ एक गीत सुनाना चाहता था। जब वो सॉन्ग बज रहा था कि तभी यहाँ पर बादशाह आ जाता है। बादशाह के आते ही अवतार जो है वो अपना सॉन्ग बंद कर देता है। बादशाह कहता है कि अच्छा हुआ बंद कर दिया वरना कानों से खून आने वाला था। दरअसल में अवतार जो है वो क्लासिकल सिंगर है और उसने काफी पुराना सॉन्ग गाया था, इसी वजह से किसी को भी वो सॉन्ग पसंद नहीं आ रहा था। बादशाह यहाँ सिर्फ और सिर्फ आसमान से सिर्फ हाय बोलने के लिए आया था, जिसके बाद वो यहाँ से चला गया। अवतार सान्या से कहता है कि उसका कुछ नहीं होने वाला, उसे ऐसा लगता है कि उसे सिंगिंग जो है वो छोड़ देनी चाहिए। ये पेन ड्राइव में जो सॉन्ग है वो उसे भी फेंक देता है, लेकिन सान्या उसे अपने पास रख लेती है। अब आगे हम देखते हैं अजय तलवार को, जो कि करण जौहर के पास कॉल करता है। दरअसल में अजय तलवार चाहता है कि आसमान की जगह पर करण जौहर जो है वो कोई और हीरो भी ले सकता था, लेकिन करण जौहर कहता है कि उसने आसमान को देख लिया है, वो बहुत ही कमाल का एक्टर है। उसकी जो फिल्म होने वाली है वो एक रोमांटिक एक्शन वाली फिल्म होने वाली है, जिसमें भर भर के बोल्ड सीन भी होने वाले हैं। ये सुनकर अजय तलवार को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि उसकी बेटी की वो पहली फिल्म होने वाली है और तो और हीरो जो है वो आसमान होने वाला है। अब आगे हम देखते हैं कि अजय तलवार को एक अवार्ड मिलने वाला था, इसलिए वो सभी लोग वहां जा रहे थे,
लेकिन अजय तलवार का एक बेटा है जिसका नाम सौमिक है और वो बहुत ही बदतमीज है। वो किसी से भी ठीक ढंग से बात नहीं करता। ये सारी चीजें देखते हुए अजय तलवार को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब ये सभी लोग एयरपोर्ट की तरफ निकलते हैं जहां मालूम चलता है कि फ्लाइट जो है वो 40 मिनट लेट है। तभी यहाँ पर करिश्मा की मुलाकात आसमान से होती है जो कि एयरपोर्ट की स्टोर पर ही एक परफ्यूम खरीद रहा था। यहाँ उन दोनों की मुलाकात होती है और उन दोनों की बातों से हमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं दोनों के बीच अब सारी चीजें जो है वो ठीक हो चुकी है और वो अच्छे दोस्त भी बन चुके हैं। दरअसल में आसमान जो है वो अपने घर वापस आ रहा था क्योंकि उसके पिता की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो यहाँ पर आकर अपनी फैमिली वालों से मिला। आसमान ने यहाँ अपनी माँ को पैसे दिए ताकि उसके पिता का लीवर का इलाज हो सके। अब खाना खाने के बाद आसमान और उसके पिता जो है वो वॉक पर जाते हैं जहाँ पर आसमान के पिता आसमान को समझाते हैं कि तू आसमान है, इस इंडस्ट्री में रहने के बाद तू कभी भी अपना सर जो है वो झुकाना मत। भले ही सर को कटा देना लेकिन झुकाने के बारे में कभी भी मत सोचना। अब जब वो बात कर ही रहे थे कि तभी आसमान के पास फ्रेडी का कॉल आता है जो कि उसे किसी अर्जेंट काम के लिए अपने पास बुलाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं फ्रेडी को जो कि अपनी फिल्म के काम में लगा हुआ था और तभी हम यहाँ पर एक फैशन डिजाइनर को देख पाते हैं जिससे फ्रेडी की बहस हो जाती है और वो फैशन डिजाइनर भी यहाँ फ्रेडी से ठीक ढंग से बात नहीं करती। ये देखकर फ्रेडी को गुस्सा आ जाता है और वो उस फैशन डिजाइनर को लात मार देता है। वो कहता है कि वो किसी भी औरत पर हाथ नहीं उठाता। अब थोड़ी देर के बाद ही यहाँ पर आसमान आ जाता है। आसमान यहाँ फ्रेडी से जानना चाहता था कि आखिरकार ऐसा कौन सा अर्जेंट काम है। फ्रेडी यहाँ आसमान से कहता है कि तूने जो करण जौहर की फिल्म साइन की है तू इस फिल्म को नहीं करेगा। ये सुनकर आसमान हैरान था क्योंकि कुछ दिन पहले ही तो फ्रेडी ने कहा था कि वो उसकी फिल्म कर सकता है। ये सुनकर उसे अच्छा नहीं लगा और आसमान ने साफ इनकार कर दिया कि वो करण जौहर की फिल्म करेगा, वो आपकी बात नहीं मानेगा। और तो और वो उस कॉन्ट्रैक्ट को भी फाड़ देता है और यहाँ से जाने लगता है। तभी फ्रेडी उससे बहुत ही गंदी बात बोल देता है जो देखकर आसमान को गुस्सा आ जाता है। वो उसे भी एक जोरदार लात मारता है और जब वो उसे घूसा मारने ही वाला था कि तभी वो फ्रेडी से कहता है कि वो भी औरतों के ऊपर हाथ नहीं उठाता। जिसके बाद आसमान यहाँ से जाने लगता है। आसमान ने भले ही कॉन्ट्रैक्ट फाड़ दिया हो लेकिन उसे मालूम है कि फ्रेडी जो है वो कोई लीगल एक्शन ले सकता है, लेकिन हाल ही में उसके पिता ने समझाया है कि झुकना नहीं है, इसी वजह से आसमान यहाँ नहीं झुका। इसी के साथ वेब सीरीज का पहला पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि अगले पार्ट में जल्द से जल्द अपलोड कर सकूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।